हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन एक एडवांस लेवल की बहुत अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले। ध्यान से देखना। आपको दे रखा है ऐसे ऐसे मानो मैं बोलूँ जैसे जैसे चीज़ें इमेजिन करना। ये आपके सामने एक सेटअप दे रखा है, इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ मासेस हैं। ठीक है, एक्चुअली ऐसे मानो कि अभी इमेजिन करो कि एक राउंड सर्कल पर ऐसे एन पुलीज, ऐसे ये जो पुली दिख रही है ऐसे एन पुली लगी हुई है। उसके ऊपर आपने एक स्ट्रिंग ली और ऐसे रख दी ताकि हर जगह बीच में से स्ट्रिंग लटकती रहे। ठीक है, अब उन सब स्ट्रिंग में एक एक पुलीज फिट कर दी और जो नीचे वाली पुलीज है उन सब पर एक एक मास फिक्स कर दिया। ठीक है, अब उन मासेस को एकदम से सबसे छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो बताओ हर एक मास का एक्सलेशन कितना होगा। हर मास का एक्सलेशन अपने को फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम एडवांस में भी अगर आएगी तो एडवांस में भी क्या है, टफ लेवल की है ना, अच्छी प्रॉब्लम। ऐसे मानो मैक्सिमम एडवांस में जो लेवल आ रखा है उसके आसपास की लेवल की प्रॉब्लम ये है ना। बट ये कैलकुलेशन वाइज उसके आसपास आती है। कंसेप्चुअली देखो तो ये नॉर्मल एवरेज प्रॉब्लम जैसी है। ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, एक चीज समझना। देखो, अगर मैं कोई भी एक स्ट्रिंग में मैं टेंशन एज्यूम कर लूं तो टेंशन एज्यूम करने से क्या पूरी की पूरी स्ट्रिंग में मेरे को टेंशन टी पता चल जाएगी? चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। अच्छा, तो सारी स्ट्रिंग्स में टेंशन टी आ गई। अब कोई भी एक आयत पुली उठाओ जिसमें यहां पर एक मास लगा हुआ हो एम आई। ठीक है, इधर की तरफ आपके टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन 2t आ जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ 2t और नीचे की तरफ अगर पुलीज मासलेस है तो नीचे की तरफ भी 2t टेंशन लगनी चाहिए। स्ट्रिंग और ये पुली वगैरह सब कुछ मासलेस है, सिर्फ ये मास गिवन है। ठीक है, अच्छा लेट सपोज इसका एक्सलेशन मैं मान लेता हूं, किधर भी एज्यूम कर सकते हो। मैं मान रहा हूं ऊपर की तरफ है ए आई, ऊपर की तरफ क्या है ए आई। अब अपने आप ही वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी अगर मैंने गलत डायरेक्शन एज्यूम की होगी तो देखो इसकी इक्वेशन मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2t माइनस एम आई इंटू जी इक्वल्स टू एम आई इंटू ए आई। क्या ये इक्वेशन आप सब लिख सकते हो? 2t टेंशन ऊपर, इसका अगर एफपीडी बनो मास का तो नीचे की तरफ m1 mi इंटू जी, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ 2t और एक्सलेशन भी आपने माना है ai ऊपर की तरफ। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी। अब देखो, अब एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगेगी क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो लगेगा ही लगेगा। ये तो क्या है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन है। ठीक है, देखो ये आप इस छोटी सी इक्वेशन की ब्यूटी देखो। इससे एक कैसा भी सिस्टम हो सॉल्वेबल है। इनफाइनाइट पुली का भी मैंने एक एग्जांपल अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखना, अच्छा एग्जांपल है। कितनी भी पुली हो, कितने भी मासेस इस एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अब एक आता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, क्योंकि अच्छे से देखो ai और t दो वेरिएबल है। ठीक है, ai और t दो वेरिएबल है तो अपने को क्या दो ही इक्वेशन चाहिए होगी। वैसे तो एक तरीके से देखे जाए तो n+1 वेरिएबल है क्योंकि सबका एक्सलेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, n+1 वेरिएबल्स है। बट अगर मैं ai के लिए कोई जनरल इक्वेशन लिख दूं तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहां पर टोटल दो इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना। लेट सपोज सबका एक्सलेशन ऊपर है, लेट सपोज सबका एक्सलेशन क्या है ऊपर, a1 a2 ये a कैपिटल
n। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि क्या पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है? अच्छा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि L इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो L का डबल डेरिवेटिव भी कांस्टेंट जीरो होगा? ये क्या है? ये बेसिकली लेंथ की चेंज में बेसिकली वो एक्सलेशन है एक टाइप का, है ना? जो आपके जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की वो जो आपकी स्पीड आएगी स्ट्रिंग की लेंथ से चेंज हो रही है ना, उसका भी डेरिवेटिव है। तो बेसिकली अगर स्ट्रिंग की कुछ वेलोसिटीज हर जगह एज्यूम करूं तो उस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। तो बेसिकली ये हर स्ट्रिंग का एक पार्ट का एक्सलेशन है। अगर इसको मैं L1 प्लस L2 प्लस L3 से लेकर L कैपिटल N तक लिख दूं तो सबका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अच्छे से देखो, इसको क्या मैं A1 लिख सकता हूं, इसको क्या A2 लिख सकता हूं, इसको क्या A3 लिख सकता हूं से लेकर A कैपिटल N तक इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। इसी से अपना काम हो जाएगा। कैसे? अच्छे से देखो इस इक्वेशन को, यहां पर A आई है तो मैं क्या कर रहा हूं, Mi को उधर डिवाइड कर रहा हूं तो यहां आएगा 2t अपॉन Mi माइनस g इक्वल्स टू Ai। अच्छे से देखो, i क्या 1 से लेकर कैपिटल N तक हो सकता है, 1 से कैपिटल M हो सकता है। तो ये टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ इक्वेशंस मैंने एक ही लाइन में लिखी है। टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ इक्वेशन एक ही लाइन में लिखी है और ये n+1th इक्वेशन है, n+1th इक्वेशन है। तो अच्छे से देखो इसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन बिल्कुल मतलब कंसेप्चुअली आप अगर स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन होंगे, ठीक है? बेसिक पकड़ के चलो, पहले ही देखकर कंफ्यूजन में मत पड़ो, क्वेश्चन से डरो मत, स्टार्ट करो, है ना? अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल N इक्वेशंस में, देखो 2t अपॉन m1 माइनस g इक्वल्स टू a1, 2t अपॉन m2 माइनस g इक्वल्स टू a2, 2t अपॉन mn माइनस g इक्वल्स टू an। ठीक है, अब देखो क्या सारी इक्वेशंस को मैं ऐड कर सकता हूं? करूंगा तो यहां पर आएगा 2t तो कॉमन, अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 से लेकर 1 अपॉन mn तक आएगा कि नहीं आएगा? सामने देखो, इन सबको ऐड करूंगा तो टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ G हो जाएंगे। तो कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई G इक्वल्स टू A1 से लेकर An का सम, वो तो 0 है, वो तो क्या है? 0। वो 0 है तो अच्छे से देखो अपने पास टेंशन आ चुकी है, टेंशन आ चुकी है तो हर इक्वेशन में रखकर आप क्या एक्सलेशन भी निकाल सकते हो। तो अच्छे से देखो टेंशन क्या आई है, T इक्वल्स टू Ng अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन m2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन mn। ठीक है, इस t की वैल्यू क्या मैं उठाकर यहां रखूं तो हर एक वैल्यू के लिए एक एक्सलेशन अपने पास रेडी होगा। तो देखो जैसे ही रखता हूं मैं ai इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपको, ठीक है? वो भी ट्राई करना। देखो ai इक्वल्स टू 2t, क्या 2t अपॉन mi, ठीक है? तो 2 को मैं उधर भेज देता हूं, 2t की वैल्यू रखता हूं, 2t की वैल्यू रखूंगा तो कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई G, ठीक है? अपॉन mi तो ऐसे का ऐसे रहेगा,
और अंदर आ जाएगा 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/mn माइनस g। क्या g कॉमन लेते ही मेरे पास क्या मेरे पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सलेशन आ चुका है। m1 रखूंगा, a1 निकालना हो तो m1, a2 निकालना हो तो m2, an निकालना हो तो mn। तो क्या सारे के सारे एक्सलेशन अपन ने फाइंड कर लिए। कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम थी, है ना। कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए और कैलकुलेशन थोड़ी समझदारी से करना आनी चाहिए, है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से देखो, ये तो आपने एक्सलेशन फाइंड की है। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर ये जो मासेस आपको दिख रहे हैं ना, ये जो n मासेस दिख रहे हैं, मैं यहां पर 100 मासेस लगाता हूं। क्या लगाता हूं? 100 मासेस, जैसे लग रखे हैं वैसे, उसी तरीके से। अच्छा 100 मासेस मैंने लगाए हैं और मासेस जो है वो कुछ ऐसे हैं, m/2 m/3 से लेकर m/100, ठीक है, ऐसे मासेस है। अच्छा तो मुझे बताओ इनका एक्सलेशन का रेशियो क्या होगा, से लेकर a जो 100, इन सब का रेशियो बताओ। तो एक सीक्वेंस बनेगा आपके पास, वो सीक्वेंस आपको देखना आना चाहिए। तो मुझे बताओ इन सब का रेशियो क्या होगा, है ना। चलो तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है। आई होप समझ आई होगी। ये कंसेप्चुअली चीजें स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। जो मैंने जितना इजीली रिप्रेजेंट किया है इस प्रॉब्लम को, ये इतनी इजी प्रॉब्लम है नहीं, है ना। लेकिन रिप्रेजेंट करने में मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान दिया है कि इसका एक्सलेशन लिखते टाइम ये चीज का समझ होना चाहिए कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। उसके बाद आपको ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन ऐसी लिखी है, तो ये लिखना भी ढंग से आना चाहिए। एक F net इक्वल टू m में कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, दो तो इक्वेशन लगी है, दो इक्वेशन में ही मैंने n प्लस इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो आप कंसेप्चुअली तभी स्ट्रांग बनोगे कि मैथ्स का एक करने का तरीका अलग होता है। फिजिक्स आपको सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है स्पीड इंप्रूव करने के लिए, लेकिन कंसेप्चुअली उन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना और सोचना आना चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।